ओके सो आज हम लोग को कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगाने थे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहली चीज़ कि कंपुटेशन, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं कंपुटेशन। कंपुटेशन मतलब कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी मतलब वो सैलरी जिसमें हमें टैक्स देना है। असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि प्रीवियस ईयर 2019-2020 रहा। तो प्रीवियस ईयर 2019-20 की इनकम पे हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें क्या है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में देखो क्या आता है, बेसिक सैलरी, पेंशन, एन्युटी, बोनस, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, जो भी आपने बेसिक सैलरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो गई वो सब सबसे पहले दिखाते हो। सेकेंड नंबर पे पॉइंट आता है, इसमें नंबर आता है किसका, अलाउंसेस का, टैक्सेबल अलाउंसेस। ध्यान रखिएगा, अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, एडिशनल पेमेंट जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग कुछ अनयूजुअल कंडीशंस में काम कर रहे हैं इस वजह से। तो जाहिर सी बात है, अलाउंसेस मतलब होता है एडिशनल पेमेंट जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, ठीक। और कई अलाउंसेस जो होते हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं। एग्जाम्प्ट मतलब करमुक्त होते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो जो एग्जाम्प्ट अलाउंसेस होते हैं हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम टैक्सेबल अलाउंसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो जितने टैक्सेबल अलाउंसेस है उनको यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट, अलाउंसेस में जैसे आपने सुना होगा ट्रैवलिंग अलाउंस, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, बहुत सारे तरह के अलाउंसेस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है परक्यूजिट्स की, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। देन हम परक्यूजिट्स की वैल्यू ऐड करेंगे। नाउ व्हाट इज परक्यूजिट? परक्यूजिट होता क्या है? परक्यूजिट का मतलब सिंपल सी चीज़ है, एडिशनल बेनिफिट, है ना, जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। एडिशनल बेनिफिट या फिर कह लो पर्सनल बेनिफिट। बेनिफिट। एडिशनल बेनिफिट ना बोलो बल्कि पर्सनल बेनिफिट दे दो। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ पर्सनल बेनिफिट दे रहा है। जैसे पर्सनल बेनिफिट क्या होता है, या फैसिलिटी, जस्ट लाइक मोबाइल दिए रखा है बातचीत करने के लिए, आने जाने के लिए कार की सुविधा दिया हुआ है, रहने के लिए मकान की सुविधा दिया हुआ है। तो ये सब क्या है, मतलब जो मकान दिया है उसका आपको रेंट नहीं देना है, तो जाहिर सी बात है वो फैसिलिटी हुई। तो जो पर्सनल बेनिफिट्स हैं जो आपको दे रखा है कंपनी ने, उसी को हम लोग कहते हैं परक्यूजिट्स। अब कंपनी ने सपोज करो आपको मोबाइल की सुविधा दी हुई है, उसका मोबाइल का बिल कंपनी पे करती है। तो मोबाइल जो आपके मोबाइल का बिल 1000 रुपये अगर कंपनी पे कर रही है तो 1000 रुपये आपके लिए परक्यूजिट हुआ, वो आपकी सैलरी में ऐड होगा। तो ये वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स ऐड करते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर आता है किसका, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। आप सभी को पता है पीएफ, सबने टैली में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा पीएफ। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय की सैलरी से तो करता ही करता है, एम्प्लॉयर भी अपने जेब से देता है। तो अगर एम्प्लॉयर 12% तक कंट्रीब्यूट करता है मेरे पीएफ में, तो मेरी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर 12% से एक्सेस अगर कंट्रीब्यूट करता है तो ऐसे में मेरी सैलरी में ऐड होगा। अब उसी पीएफ पे इंटरेस्ट बनता है। अगर 9.5% से ज़्यादा का इंटरेस्ट साल भर में बनता है तो ऐसे में वो टैक्सेबल है। 9.5% तक इंटरेस्ट है तो टैक्सेबल नहीं है। नेक्स्ट, अब इन पांचों चीज़ों को, इन पांचों इन्वॉल्वमेंट्स को आप ऐड करो और फिर आ जाती है आपकी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी इसमें कुछ डिडक्शंस होने बाकी हैं। जैसे लेस इसमें डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन के लिए जो सेक्शन बनाया गया है इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 16। अब इसमें देखो है क्या, सबसे 3 डिडक्शंस हैं टोटल। ये डिडक्शन अभी रिसेंटली आया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए जो क्लॉज है अंडर सेक्शन 16 की क्लॉज आई ए। तो अंडर सेक्शन 16 की क्लॉज आई ए में दे रखा है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी के लिए है, ठीक है। चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे जैसे भी एम्प्लॉय हो, आपको सैलरी मिल रही है, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। सैलरी या फिर पेंशनर हो तो सैलरी भी और पेंशनर, ये दोनों ही इस स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। 18-19 फाइनेंशियल ईयर में इसका जो अमाउंट था स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 40,000, बट नाउ अब बढ़ा दिया गया है कितना, 50,000। यानी अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 50,000। यानी जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी आ रही है उसमें से सीधा सीधा 50,000 माइनस कर लीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पे। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मैंने बताया था, कई जस्ट लाइक कंपनी में मिलता है नॉर्मली। जो अच्छे पोस्ट पे होते हैं उनको अपने कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए मिलता है, कि अपने क्लाइंट को चाय पानी नाश्ता एडवांस रिफ्रेशमेंट कुछ दे दिया, तो उस पर खर्च करने के लिए कुछ, ताकि हमारे क्लाइंट अच्छे बन सके, तो इसलिए एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के नाम पे देती है कंपनी। और ध्यान रखना है इसमें डिडक्शन नहीं मिलता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो डिडक्शन मिलना ही मिलना नहीं है, एकदम नहीं मिलेगा।
ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, लिखा भी है ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और मैक्सिमम डिडक्शन कितना है 5000। 5000। हाँ, एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर किसी को मिलता है तो सबसे पहले उसको क्या करो, ऊपर ऐड करो, टैक्सेबल अलाउंस की तरह एंटरटेनमेंट अलाउंस ऐड करो, फिर लेस करेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस का रिडक्शन कैसे मिलता है, इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। इसके लिए 3 पॉइंट होता है, बेसिक सैलरी का 20%, ओके, और 5000 जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हुआ है, और तीसरा होता है कितना आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है। जो तीनों में से कम होता है अमाउंट, वही एग्जाम्प्ट होता है, मतलब उसी का डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स। अगर आपकी सैलरी से पी टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम पे कोई भी टैक्सेस काटे गए हैं आपकी सैलरी से, तो उसका भी रिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। इसका अंडर सेक्शन 16 की क्लॉज 3 है, ठीक है। फाइनली ग्रॉस सैलरी में से अगर इन तीनों में से जो जो रिडक्शन मिल सकते हैं, मान लीजिए आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का रिडक्शन नहीं मिलता है, आपको प्रोफेशनल टैक्स का रिडक्शन नहीं मिल पाया, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सब लोग आराम से क्लेम करते हैं 50,000 का, ओके। नेक्स्ट अब जो आएगा वही इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी है, या फिर आप कह सकते हो इसे टैक्सेबल सैलरी, जिसपे आपको टैक्स टैक्सेबल देना है, सैलरी। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे बेसिक सैलरी की। सॉरी बेसिक सैलरी नहीं, सॉरी क्वेश्चंस लगाने थे हम लोग को, सॉरी, बेसिक सैलरी ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन जो देखना है, जब देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे। कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा तो दिया था, लेकिन हाँ उसको सॉल्व नहीं कराया था, वो आज हम लोग करेंगे। तो काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ऋषि अग्रवाल वाला, ओके। तो ऋषि अग्रवाल इज एन एसएससी। अब इनका आपको क्या करना है, इनका आपको सैलरी, टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहली चीज, ऋषि अग्रवाल इज वर्किंग एज एबीसी इन एबीसी लिमिटेड दिल्ली। ही हैज द फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अगर असेसमेंट ईयर 20-21 है तो प्रीवियस ईयर क्या रहा, 19-20। कैलकुलेट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग साथ ही साथ कैलकुलेट भी करते चलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जो हम लोग की फाइल है उसे ओपन कर लेता हूँ, ताकि आप लोग समझ सको। तो चलिए इसको शेयर कर लेते हैं हम लोग, इसको भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सब लोग को ये एक्सेल शीट दिख रही है, वैष्णवी? यस सर। एक्सेल की शीट दिख रही है? यस सर। चलिए ठीक। अब जैसे हमें कंपुटेशन करना है टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो ये सब मैं मिटा देता हूँ, खैर बेसिक्स तो रहेगा ही रहेगा। डिडक्शंस भी रहेंगे, ये मैंने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका सारे अमाउंट है, मैं हटा देता हूँ। उसी फॉर्मेट पे आज हम सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। बस कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, मिस्टर आदित्य था, यहाँ पे कौन है, ऋषि, मिस्टर ऋषि कर लेते हैं, ओके। अब इनका हम लोग को कंपुटेशन करना है सैलरी का। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले कह रहा है उसको बेसिक पे मिल रहा है कितना, 66,000। तो चलिए मैं 66,000 लिख देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो उसकी इनकम कितनी है, 66,000 तो उसे मिल ही रहा है, तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। बेसिक सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल। यस बेसिक सर। सैलरी जो होती है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होती है, ठीक। अब हम बात करेंगे टैक्सेबल किसकी, होती है सर। हम्म अब हम लोग बात करेंगे बोनस। इन्हें बोनस भी मिल रहा है 9,000 का, तो चलिए बोनस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। बोनस भी इनकी यस सैलरी सर। में सीधे सीधे ऐड होगा। बोनस भी इनको मिला है, कितना है, 9,000। 9000। हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे बोनस की बात क्या है, इनको एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है। अब अलाउंसेस में और भी देख लो, कहीं कुछ और भी है क्या, लंच अलाउंसेस,
दिवाली, Yes, sir. फीस, रेंट, चले ठीक है। Sir, बेसिकली medical बोन, allowance के लिए। हाँ अब देखो, अब सेकंड नंबर, अब जाहिर सी बात है फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग बेसिक सैलरी, बोनस, लीव सैलरी, ये सब दिखाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट वाली दो ही चीज़ें थी। अब सेकंड पॉइंट पे आपको पता है अलाउंसेज आ जाता है, तो हम अलाउंसेज दिखाने वाले हैं। तो चलिए अलाउंसेस का पहले हेडिंग में डाल दूँ। आप चाहो तो हेडिंग डालो, चाहे तो ना डालो, मैं आपके लिए, आपके समझने के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, अलाउंसेस। ठीक है, तो अब हम लोग अलाउंसेस दिखाने जा रहे हैं। तो अलाउंसेस में जो देखते हैं क्या क्या अलाउंसेस हैं, बहुत डिफरेंट तरह के इनको अलाउंसेस मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है। Yes, sir. अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देखो इनको मिल कितना रहा है, इसको चलिए देखते हैं। इनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 30,200, 3 बच्चों का। ठीक है ना, एजुकेशन अलाउंसेस 3,200 फॉर 3 for the चिल्ड्रन 3 students. 30,200। जी हाँ, ओके। तो 3 चिल्ड्रंस का इन्हें कितना मिल रहा है, 30,200 मिल रहा है। लेकिन हम लोग जब अलाउंसेस में पढ़े थे, तो अलाउंसेस में हम लोग ने साफ साफ पढ़ा था, एजुकेशन अलाउंस चाहे कंपनी कितना भी दे दे आपको, एग्जामेशन कितना होता है, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस। तो अगर 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस तक का है, तो एक बच्चे का यानी 1,200 रुपये हुआ, 2 बच्चे का 2,400 रुपये। तो 2,400 रुपये तक का एग्जामेशन मिलेगा। तो 30,200 में से हम 2,400 माइनस कर लेंगे, क्योंकि 2,400 का एग्जामेशन गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है हमें। तो 30,200 रुपये पूरा टैक्सेबल नहीं होगा। चलिए आते हैं, देखते हैं, समझते हैं कैसे करना है इसको। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इक्वल टू 30,000, 30,200 माइनस 200, 2,400। 20, 2,400 में क्यों माइनस कर रहा हूँ, सब लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि एग्जामेशन है, yes, sir. इतना एग्जामेशन ऑलरेडी है। 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अगले पॉइंट की। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बाद या देखो और क्या क्या मिल रहा है इनको, इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस देखो 6,000 मिल तो रहा है, लेकिन इंटरटेनमेंट अलाउंस सबको पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जामेशन होता है। यहाँ तो एबीसी लिमिटेड है, ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं, तो एग्जामेशन इन्हें मिलेगा नहीं। पूरा 6,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो चलिए इंटरटेनमेंट अलाउंस को हम लोग टैक्सेबल करते हैं। Taxable है sir. हाँ, तो ये भी ऐड होगा, इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो ये भी इनकी सैलरी में ऐड हो रहा है ना। Yes, sir. 6,000 कितना था, 6,000 था ना। 6,000. हाँ, Yes, sir. अब चलिए देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है 12,000 का। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सबको पता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब क्या होता है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए जो पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो कंपनी इनको 12,000 रुपये Transport allowance. ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रही है। और आपको मैंने बता दिया था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस में पहले हम लोग को एग्जामेशन मिलता था, फाइनेंशियल ईयर 17-18 तक हम लोग को मिलता था। उसके बाद से एग्जामेशन हटा लिया गया है। अब ये एग्जामेशन सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड्स के लिए और हैंडीकैप्ड के लिए है। अगर एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड है या फिर ब्लाइंड है, तो ऐसे में उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 3200 रुपये पर मंथ का एग्जामेशन मिलता है। तो वो तो काफ़ी अच्छा एग्जामेशन है, लेकिन ये सिर्फ ब्लाइंड्स के लिए है और किसके लिए है, हैंडीकैप्ड के लिए। तो फिलहाल ऋषि अग्रवाल के बारे में कुछ ऐसा कहा नहीं गया है कि वो हैंडीकैप्ड है या समथिंग है। और हमें असेसमेंट ईयर 20-21 यानी प्रीवियस ईयर 19-20 का करना है। तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कोई एग्जामेशन नहीं इनको मिलने वाला, पूरा का पूरा 12,000 टैक्सेबल होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ओके, हाउ मच, 12,000 इज फुल्ली टैक्सेबल। ओके, सिंपली ये ऐड होता जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे अगला, फ्री कार। अभी फ्री कार पे बाद में आता है, क्योंकि कार की फैसिलिटी तो ये तो परक्यूजिट्स में आ गए। अभी हम अलाउंसेस पहले खत्म कर लेते हैं। फिर इनको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। सर मेडिकल अलाउंस तो एग्जामेशन होना चाहिए, अलाउंस एग्जामेशन नहीं होता है, ध्यान है, मेडिकल फैसिलिटी होती ना,
कि अगर हॉस्पिटल में इलाज कराया उसका खर्चे का Yes, रीइंबर्समेंट sir. समथिंग हो रहा है तब तो मे बी एग्जेम्पशन मिलता। लेकिन यहाँ मेडिकल अलाउंस है, अलाउंस मतलब इनको हर महीना दिया जा रहा है। अब एक चीज़ बताओ, क्या कोई Yes, sir. एम्प्लॉय हर महीना बीमार होता होगा जो हर महीना मेडिकल अलाउंस के नाम पे दे रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं गलत है, माना जाता है। इनकम टैक्स ने साफ साफ कहा है अगर फिक्स मेडिकल अलाउंस के रूप में अगर कंपनी अगर एम्प्लॉय को दे रही है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, 1 रुपए का एग्जामेशन हम नहीं देने वाले हैं। तो यानी मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल जो कि 18,000 का है। Yes, sir. तो अब हम लोग मेडिकल अलाउंसेज हम लोग ऐड कर लेते हैं। मेडिकल अलाउंस दैट इज 18,000, ये भी ऐड होता गया। मैं कुछ इसमें रो और इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेडिकल अलाउंस के बाद अगला जैसे देखिए क्या है। मेडिकल अलाउंस के बाद एक और अलाउंस में यहाँ से उठा लेता हूँ, लंच अलाउंसेज लिखा है। सर लंच अलाउंसेज क्या होता है? लंच अलाउंसेज जाए तो लंच के लिए जो मिल रहा है इनको कितना मिल रहा है? 18,000। लंच अलाउंसेज इज फुल्ली टैक्सेबल। कहीं भी मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है लंच अलाउंस टिफिन अलाउंस के नाम पे। तो जब कोई चीज़ नहीं पढ़े इसका मतलब वो फुल्ली टैक्सेबल है। लंच अलाउंसेज टिफिन अलाउंसेज में कुछ भी आता है तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल है। हाउ मच अमाउंट कितना था? 18,000। हाँ 18,000 ही है। सो 18,000 इज ऑल्सो टैक्सेबल ना। अब देखिए और कोई अलाउंसेस बचा है क्या? बाकी यहाँ पे दिवाली गिफ्ट है, ये सब तो परक्यूजिट्स में आ गई। अब तो कुछ नहीं है, सारे अलाउंसेस मैंने खत्म कर दिए, सारे अलाउंसेस कंप्लीट हो गए। अब अलाउंसेस के बाद अगला नंबर क्या आता है? सबको पता है परक्यूजिट्स का। Yes. परक्यूजिट्स मीन्स फैसिलिटीज जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को दे रही Yes. है ड्यू टू देयर पोस्ट, उसके पोस्ट के कारण। यू कैन से एडिशनल, इसको आप लोग ऐसे ही बोल सकते हो पर्सनल बेनिफिट। जो कंपनी एम्प्लॉय को दे रही है दैट इज पर्सनल बेनिफिट भी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग परक्यूजिट्स में सबसे पहले बात करेंगे किस चीज़ की। सबसे पहले जो ऊपर हम लोग जो स्किप किए थे वो ये था कि फ्री कार फैसिलिटी। कंपनी ने फ्री कार की फैसिलिटी दे Free रखी car. है, 1200 सीसी की फैसिलिटी फॉर परफॉर्मिंग जर्नी बिटवीन ऑफिस टू होम एंड वाइस वर्सा। Office home. अब यहाँ पे बस क्वेश्चन में एक तो कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाता है, ऊपर ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दे रहा है, कार की फैसिलिटी भी दे रहा है। ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली नहीं होती हैं, Sir. है ना। या तो कार ही दे देगा आने जाने के लिए तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ही दे देगा। तो ये तो Yes. अंडरस्टूड है तुम लोग को। फिलहाल कार की फैसिलिटी पे हम लोग बात करते हैं। ऑफिस से घर से ऑफिस आने जाने के लिए इनको कार की फैसिलिटी दी गई है। द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। कार किसका है? एम्प्लॉयर का, यानी कंपनी का है। तो कंपनी ने एम्प्लॉय को कार दिया है जिसको ऑफिस से घर से ऑफिस आने जाने के लिए यूज कर सकते हो। और ये 1200 सीसी की कार है। अब बताओ ये बड़ी कार है कि छोटी कार है? तो 1.6 लीटर यानी 1600 सीसी तक की जो कार होती है उसको छोटी कार कहते हैं, 1600 सीसी से ऊपर की जो कार होती है उसको बड़ी कार कहते हैं। तो स्मॉल व्हीकल दे रखा है। दूसरा नंबर ये परक्यूजिट है ही नहीं। क्यों परक्यूजिट नहीं है? क्योंकि ऑफिस से घर से ऑफिस आने जाने के लिए नहीं, पूरी तरह से सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, कोई पर्सनल बेनिफिट है ही नहीं। Yes. Sir. अगर यहाँ पे कह दिया होता नहीं पर्सनल बेनिफिट मतलब उसको वो पर्सनल Hmm. यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं या बोथ पर्पस, Yes. Sir. ऑफिस यूज एज वेल एज पर्सनल यूज, देन Hmm. परक्यूजिट्स बनता है, देन पर्सनल बेनिफिट होता है। फिलहाल तो कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। तो अब इसको दिखाएंगे कैसे? तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, मेंशन तो करना पड़ेगा, फ्री कार Free car. फैसिलिटी, है ना। Yes. Sir. यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ऑफिस यूज Official. ओनली। सिर्फ और सिर्फ ऑफिस यूज है, ओनली है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ। कोई वैल्यू नहीं आएगी तो नील लिख दीजिए, कोई वैल्यू टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। Nil. नील हो गया। Yes. Sir. अब क्या देखा जाए अगला, और कौन कौन से परक्यूजिट्स आ रहे हैं। चलिए अब हम लोग परक्यूजिट देखने वाले हैं मेडिकल अलाउंस के। ये फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। हाँ, तो कंपनी ने इन्हें गैस की, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर Hmm. सप्लाई की फ्री, मतलब इनको ये सारी चीज़ें मिल रही है बट उनको पैसे नहीं देना पड़ रहा है। यानी कि कंपनी ने इनको दे रखा है ये फैसिलिटीज़। तो ये और इन फैसिलिटीज़ के ऊपर कंपनी कितना खर्चा करती है इनके ऊपर? 4500 रुपये। तो जितना इनके ऊपर खर्च कर रही है वही इनको मिलेगा। 4,500.
सीधे सीधे 4500 की सैलरी में ऐड कर दीजिए। फ्री गैस, Electricity and water इलेक्ट्रिसिटी, supply. हाँ, एंड वाटर सप्लाई। Water supply. So how much amount? 4500. Yes, sir. So 4500 rupees. Now next, what is lunch allowance? Lunch allowance तो हो चुका है। गिफ्ट ऑन दिवाली। ओके, कंपनी ने इनको Gift देखो गिफ्ट दिया on दिवाली पे। ओके, तो दिवाली 7,500. 7500 की दिवाली गिफ्ट दे रखा है। अब इस दिवाली गिफ्ट Yes, पे yes, मैं sir. आपको परक्यूजिट्स में एक चीज़ पहले ही बता रखा है सभी लोग को, एक बार फिर से सुन लीजिए। अब चूंकि ये गिफ्ट कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। किसको दे रहा है? अपने एम्प्लॉय को। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को Employee गिफ्ट को. देता है तो वो भी परक्यूजिट्स में आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे गवर्नमेंट ने यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक पॉइंट बना रखा है कि 5000 रुपए तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट है। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 5000 रुपए तक का गिफ्ट देता है तब तो वो एग्जेम्प्ट है। 5000 से ऊपर जितना भी होगा वो सैलरी में ऐड होगा। तो देखो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितने का गिफ्ट दिया? 7500। अब आप समझ गए होंगे इसमें कितना एग्जेम्पशन है। दिस इज गिफ्ट ऑन दिवाली। Diwali. देखो गिफ्ट को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। गवर्नमेंट इसलिए इसको बनाई इस रूल को क्योंकि कहीं गिफ्ट के बहाने उसको सैलरी ना दी जाए, और पता चला अगर हमने गिफ्ट पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया तो सैलरी गिफ्ट के नाम पे दे देगा, बोनस वोनस गिफ्ट के नाम पे दे देगा और उसको पूरा एग्जेम्पशन उठा लेगा एम्प्लॉय। तो नुकसान किसका है? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने इसलिए इसको इसके लिए खासकर रूल बना दिया कि गिफ्ट ठीक है हम कहते हैं एग्जेम्पशन है, लेकिन एक एम्प्लॉय के लिए साल भर में मैक्सिमम एग्जेम्पशन गिफ्ट का कितना है यहाँ पे? 5000। 5,000. तो 2500 रुपये टैक्सेबल हो गया। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे कह रहा है गिफ्ट ऑन दिवाली के बाद रेंट फ्री Rent free. अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। Unfurnished. यानी कि किराया मुक्त Lease मकान rent. दे रखे, वो भी अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड मतलब होता है अंदर फर्नीचर्स इंक्लूडेड नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे इसका लीज रेंट कितना है। इसका लीज रेंट दिखा रहा है क्या? 14000। लीज रेंट 14,000. मतलब होता है कंपनी ने किराए पे लेकर के इसे दिया हुआ है। लीज रेंट मतलब लीज पे, मतलब रेंट पे लेकर के कंपनी ने पे किया है, दे रहा है। तो अब इसके कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसको समझते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके लिए छोटा सा हमें करना पड़ेगा वर्किंग नोट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट किसके लिए करना होगा? क्योंकि हमें निकालना है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। RFA लिखते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन, UA मैंने लिख दिया अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का। अब वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन देखो कैसे निकलता है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये फॉर्मूला है। सर फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि कंपनी कितना रेंट देती है और एम्प्लॉय की सैलरी का 15%, विच एवर इज लोअर। सबसे पहले तो हम ये देख लें एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कितना उसका रेंट दे रहा है। ओके, सो एम्प्लॉयर कितना रेंट दे रहा है सबको पता है। अभी क्वेश्चन में दे रखा है जो एम्प्लॉयर रेंट दे रहा है वो 14,000 रुपीज़ रेंट दे 14,000. रहा है। हाँ 14,000 ये रेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दो चीज़ में बस कंपैरिजन करना है। दूसरा है 15% ऑफ सैलरी। सैलरी का 15% का, अब सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी है? सिर्फ बेसिक सैलरी का 15% करना है कि बोनस का भी करना है कि उसमें अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, परक्यूजिट भी जुड़ेंगे? जी नहीं, सिंपल सा फर्स्ट टू पॉइंट मतलब बेसिक सैलरी वाले सारे एमोल्यूमेंट्स और सारे अलाउंसेस, इन सबको जोड़ लो, यही फर्स्ट 2 पॉइंट है। हम लोगों ने कंपुटेशन में पढ़ा है, पहले नंबर पे बेसिक सैलरी, सेकंड नंबर पे अलाउंसेस, तो इसीलिए मैंने बोला फर्स्ट 2 पॉइंट। तो फर्स्ट 2 पॉइंट को ऐड कर लो। इसमें डीए तो है नहीं, अगर डीए अगर होता तो डीए डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, तो उसमें बस ये देखना होता है कि पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है कि नहीं है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहीं भी डीए है ही नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमें 15% करना तो है लेकिन सैलरी का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में सम, और सम किसका करता हूँ? ये फर्स्ट 2 पॉइंट का, ब्रैकेट क्लोज,
अब इसके ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना प्रतिशत, 15%। हो गया। एक मिनट, आप सही। ओके, तो यहाँ पे सब लोग देख रहे हो 23,540। तो कहा क्या है, जो दोनों में से कम होगा वही मकान की वैल्यू मानी जाएगी। तो 14,000 और आपकी सैलरी का 15% कितना रहा है, 23,520। जो दोनों में से कम हो, कौन कम है, 14,000। तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पे मैं थोड़ा और रो इंसर्ट कर देता हूँ। वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब रहने वाली जगह, रेंट फ्री, ठीक है, अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। तो अब देखिए इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, तो सीधे यहाँ से हम लोग रेफर कर दे रहे हैं। हो गया 14,000। ओके, सो रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन भी हम लोग को समझ में आ गया। ओके, अब क्या है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड वाली बात हो गई, उसके नीचे इंटरेस्ट की बात हो गई, फिर प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स मेरा पे किया। ये पीएफ वाला तो आपको पता है, 4th एंड 5th पॉइंट है ये दोनों। उससे पहले हम लोग एक और परक्यूजिट दिखा दे कि हमारा प्रोफेशनल टैक्स, पी टैक्स नॉर्मली तो एम्प्लॉय सैलरी से कटता है, तो एम्प्लॉय को देना चाहिए, लेकिन यहाँ एम्प्लॉयर बहुत दिलदार है, एम्प्लॉयर कह रहा है छोड़ो तुम्हारा पी टैक्स मैं ही दे देता हूँ। तो 600 रुपये पी टैक्स साल भर का इन्होंने दे दिया एम्प्लॉयर ने। तो अगर मेरी कोई लाइबिलिटी का पेमेंट अगर कंपनी कर रही है तो वो भी मेरे लिए परक्यूजिट हुआ, ठीक है। अगर मेरी लाइबिलिटी का पेमेंट कोई भी कंपनी करती है तो वो भी मेरे लिए क्या है, परक्यूजिट है। तो मैं यहाँ पे इसको भी ऐड करूँगा, ठीक है। हाउ मच अमाउंट, 600, ठीक है, लेकिन इसका रिडक्शन भी फिर नीचे मिल जाएगा। परक्यूजिट हो गया। अब परक्यूजिट के बाद अब आपको क्या दिखाना है, अब बारी आती है पीएफ की। तो चलिए पीएफ कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ देखिए है कितना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू 12,000। आरपीएफ, इन्होंने 12,000 किया है। अब इसके लिए भी वर्किंग नोट में कंपुटेशन, जैसे वर्किंग नोट अभी हम लोग ने ए किया, ठीक है ना, ये सॉरी अभी हम लोग ने ये निकाला था ना वर्किंग नोट में। अब हम लोग को वर्किंग नोट एक और करना पड़ेगा कि पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना करता है। तो नॉर्मली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है 12% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे सैलरी का मतलब आपने देखा था फर्स्ट 2 पॉइंट है, और पीएफ के केस में सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तो, प्लस फिक्स रेट कमीशन, इन्हीं से 3 चीजें, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा है, इन पीएफ सैलरी मीन्स, वैसे तो सिंपल सा इतना ही बोलो, बेसिक प्लस डीए ही मैं लिख देता हूँ, बस इतना काफी है। फिक्स रेट बेसिक कमीशन में सैलरी। बहुत अलग पॉइंट है। अब डीए किस केस में जुड़ेगा, अगर पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है तो फिलहाल डीए तो यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ बेसिक सैलरी दिख रहा है 66,000। तो चलिए करते हैं, तो एम्प्लॉयर को कितना करना चाहिए था, ये सब देखिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था इनका 66,000 का 12%, अरे यार सॉरी परसेंटेज लगाना भूल गया, हाँ अब सही है, 7,920 उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, लेकिन एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया, अभी अभी आप क्वेश्चन में देख लीजिए फटाक से। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 12,000, यानी 12% से एक्सेस अमाउंट हमारे पीएफ में कंट्रीब्यूट हुआ, ये हमारी सैलरी का पार्ट होगा, ये हमारी सैलरी में ऐड होगा। तो यहाँ देखिए इक्वल टू 12,000, इतना उसने कंट्रीब्यूट किया है, इसमें से माइनस होगा सिर्फ कितना, 7,920, 920। 4,080 रुपये एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे पीएफ में एम्प्लॉयर। तो अगर 12% से जितना एक्सेस जो कंट्रीब्यूट करता है वो हमारी सैलरी में ऐड होगा, ठीक। अब एक और पॉइंट रह गया, इंटरेस्ट ऑन पीएफ।
तो यहाँ देखिए इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है 8.5%। तो सबने पढ़ा था कि जो भी पीएफ में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है, अगर वो कितने हद तक होता है, 9.5% तक है तो एग्जाम्प्ट है, 9.5% से ऊपर है तो टैक्सेबल है। तो यहाँ 9.5% से ऊपर तो है नहीं, उसके अंदर ही है, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नो यानी सर। कि ये जो इंटरेस्ट 1600 रुपये है ये सैलरी में ऐड होने वाला नहीं है, तो ये भी नील। ठीक है, तो मैं नील की जगह ना मैं 0 लिख देता हूँ, क्योंकि अभी ऊपर जब सम वम लगाऊंगा तो दिक्कत करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे तो एग्जाम्प्ट लिखना चाहिए, एग्जाम्प्ट करो, लिख ही देता हूँ एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हो गया। अब ग्रॉस सैलरी चलिए देखते हैं, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो गया क्या? अरे वाह, कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ग्रॉस सैलरी का एक्चुअली फॉर्मूला पहले से लगा हुआ था, सब जोड़ लो। तो बेसिक सैलरी अलाउंसेस परक्यूजिट्स और ये सब जोड़ जाड़ के आपकी सैलरी कितनी आ रही है? 1,82,480 रुपीज़। अब आप सभी को पता है सैलरी में डिडक्शंस मिलते हैं अंडर सेक्शन 16। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का तो फ्लैट मिल जाएगा डिडक्शन, एंजॉय कर लो। इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको पता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ, ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पे इनको मिला था, इसका डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो नीचे दिया जाता, नॉन गवर्नमेंट है इसलिए नहीं दे रहा। प्रोफेशनल टैक्स चूंकि कटा था इनका, वो भी एम्प्लॉयर ने दिया, तो 600 ऐड करके फिर 600 लेस कर दो, तो ये 600 का डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें से माइनस ये भी हो जाएगा, सीधे माइनस लिख देते हैं, सम ऑफ क्या माइनस होगा, ये सारे के सारे, तो 1,31,880 रुपीज़ इनकी टैक्सेबल सैलरी आ गई। आई होप आप लोग को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मैंने एक एक पॉइंट, और लगभग देखो ये ऐसा इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लगभग सारी चीज़ें आ गई। फर्स्ट पॉइंट भी आ गया, अलाउंसेस भी आ गया, परक्यूजिट्स भी आ गया, पीएफ भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, डिडक्शंस भी लगभग सारे कवर किया, बस एंटरटेनमेंट अलाउंस छोड़ दिया है। इस तरीके से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बता दे रहा हूँ। यहाँ पे चूंकि प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर दिया था तो ऐड किया जा रहा है, फिर लेस किया जा रहा है, और आप देख रहे होंगे 600 रुपये ऐड करना फिर लेस करना, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। लेकिन अगर एम्प्लॉयर नहीं दिया होता, एम्प्लॉय की सैलरी से कटा होता सिर्फ, तो ऐड और कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता, लेस होता, तब बेनिफिट मिलता। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी एम्प्लॉयर हमारा पी टैक्स पे कर दे तो पहले उसको ऐड करना है परक्यूजी की तरफ, फिर लेस करना है डिडक्शंस में। ठीक, अगर एम्प्लॉयर देता है तो, और एम्प्लॉयर अगर नहीं दे रहा है, मेरी सैलरी से कटा है, तो सीधे बस डिडक्शन ले लेना है, कुछ ऐड उड मत करने लगेगा तब। अंकुर, यस सर। कुछ समझ में आ रहा है? सर थोड़ा थोड़ा वो हो रहा है, बाउंस जा रहा है, क्योंकि पहले का पढ़ा नहीं है ना सैलरी। इसीलिए सैलरी तो बहुत सिंपल है, बस हमें नॉलेज होना चाहिए कहाँ पे कितना एग्जाम्शन है, कहाँ पे क्या टैक्सेबल बनता है, बाकी बहुत आसान है। इसीलिए रेगुलर सर ये क्लासेस आप सर अगर जो ना, डिडक्शन हाँ हाँ बोलो बोलो, डिडक्शन हो रहे हैं ना, वो कैसे हो रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा है सर। डिडक्शंस तो क्लियर है कि भाई देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं, वो 50,000 का तो मिल ही रहा है, इसके लिए तो कुछ सोचना नहीं है। हाँ प्रोफेशनल टैक्स जो भी आपकी सैलरी से कटा है, अब 600 इनकी सैलरी से कटा नहीं था, बल्कि एम्प्लॉयर ने ही दे दिया था उनका, अपनी जेब से दे दिया था, तो वो 600 का डिडक्शन, डिडक्शन तो इतने फिक्स हैं, इनके अलावा कोई और डिडक्शन नहीं मिलना। कोई नहीं, अभी ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, आप लोग फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और हाँ जिनको भी नहीं